अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ये सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ पोस्ट आरएन की रिसर्च का जो टॉपिक है उसके लिए। तो काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी अंडरस्टैंडिंग में, काफ़ी सारे लोगों को लेक्चर्स मिस थे और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो ये सबसे पहले एविडेंस बेस रिसर्च से हम स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू एविडेंस बेस रिसर्च। जनरल इंस्ट्रक्शन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है, एविडेंस बेस्ड रिसर्च क्या होती है, तो हम पहले इसको डिफ़ाइन कर लेंगे। इज़ द इंटीग्रेशन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ द बेस्ट रिसर्च एविडेंस, क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ एंड पेशेंट्स वैल्यूज़ एंड सर्कमस्टांसिस। तीनों ये कंपोनेंट रिसर्च एविडेंस, क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड पेशेंट्स वैल्यू एंड सर्कमस्टांसिस, ये मिल के आपको जो एविडेंस बेस्ड रिसर्च है उसको कंप्लीट करते हैं। द process whereby the research evidence, clinical knowledge, reasoning are used to make the decision about the intervention that are effective for specific client. हर क्लाइंट की स्पेसिफ़िक जो प्रॉब्लम है या स्पेसिफ़िक जो इशू आ रहा है उसमें आप अगर अपनी क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ देखें, अपनी रिसर्च एविडेंस देखें, अपना पेशेंट की वैल्यूज़ देखें या जो सिचुएशन है उसको देखें, तो उसके बाद ही आप जो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। देन प्रॉपर डेफिनेशन में आ जाता है। ये डेफिनेशन बुक से ली है, जो मैंने आप लोगों को बुक रिकमेंड की थी। आप लोग बुक से भी जो आपको डिफरेंट बुक्स हैं आपके पास, डिफरेंट बुक्स से कर सकते हैं डेफिनेशन को। बेसिक पर्पज़ ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक के अबाउट। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज़ यूज टू क्लोज द गैप बिटवीन द रिसर्च बीइंग कंडक्टेड एंड प्रैक्टिस गैप। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ द बेस्ट रिसर्च एविडेंस विद क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड पेशेंट वैल्यूज़। ये ऑलरेडी हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। देन गोल्स ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। हमारे जो गोल्स हैं, जो हमने रोल प्ले करना है, जो हमने एम करना है, वो क्या हो सकता है। द गोल ऑफ द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ द क्लिनिकल एक्सपर्टीज़। आप क्लिनिकली जितने स्किल्ड होंगे, जितने आप लोगों ने नोट किया होगा बेड साइड पे, जितना सीनियर होता है और उसको उतना ज़्यादा पता होता है क्रिटिकल मैनेजमेंट का, क्रिटिकल एनालिसिस का और क्रिटिकल थिंकिंग का। ये सारा कुछ वो बेटरली मैनेज कर देता है। एक न्यूली नर्वस बेड साइडर है तो उसके लिए प्रॉब्लम है। एक्सटर्नल साइंटिफिक एविडेंस। एक्सटर्नल साइंटिफिक एविडेंस तब आता है जब आप लोग अपना रिसर्च स्टार्ट करते हैं, अपनी फ़र्दर एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, फ़र्दर जो है आप प्रॉपर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं या फिर आप फर्दर हायर स्टडीज़ करते हैं, तो उसमें आप डिफरेंट वैल्यूज़ को आप लोग जो हैं रिसर्च के टॉपिक के तौर पे आप यूज़ करते हैं। देन उस पर एनालिसिस करते हैं और जजमेंट करते हैं, तो आपका जो है एक बेटर प्रूफ या कह लें एविडेंस आपको मिल जाता है। ठीक है, एक प्रैक्टिस के लिए एक एविडेंस मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है या जो भी है हमारा, उसकी वैल्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। हर पेशेंट या हर कोई अपने आप को कंफर्टेबल समझता है किस बेस पे, जो उसकी वैल्यूज़ हैं उस बेस पे। आप किसी मुस्लिम बेड साइडर के उस पे हों, तो पेशेंट आपके पास मुस्लिम हो तो वो प्रेफर करेगा कि उसको नमाज के लिए एक जगह दी जाए, और अगर आप किसी क्रिश्चियन बेड साइडर पे हैं तो वो प्रेफर करेगा बाइबल हो, और अगर कोई हिंदू है तो वो प्रेफर करेगा उसके जो फूड आप उसको दे रहे हैं हॉस्पिटल में उसमें मीट ना हो। तो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स वैल्यू, पेशेंट इंटरेस्ट, पेशेंट की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग। पेशेंट की नीड भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम नीड को डिफ़ाइन करते हैं, जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी इसी बात पे कि नीड हम किस तरह से, लर्निंग नीड्स को किस तरह से हम एवेलुएट कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं लर्निंग नीड को वीडियो में। लर्निंग नीड मैंने बताया था, उसमें आप सबसे पहले एयरवे देखते हैं, देन ब्लड सर्कुलेशन देखते हैं, देन उसके बाद जो है बेसिक फूड और एलिमिनेशन और इंजेक्शन पैटर्न, जो उसका बेसिक पैटर्न्स हैं उसको देखते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड जिसको कहते हैं, स्लीप एंड रेस्ट, ये वो सारा कुछ, इसका बेसिक मैस्लोस का जो बॉटम है उसको हम फॉलो करते हैं। दैन उसके बाद पेशेंट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे पूरा यूनिट है आप लोगों का, फॉल रिस्क पेशेंट का और पेशेंट की डिफरेंट जो है फॉल रिस्क प्रिवेंशन पे। तो
वो अलग से मैंने उसको सेटअप किया है। देन उसके बाद आ जाता है ये सारा कुछ था पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग, पेशेंट का इंटरेस्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग। ऑल दिस इंटीग्रेशन मेक अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाता है जो इंटरलिंक करता है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक होके ही आपका जो क्लिनिकल जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव करते हैं, क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है उसको बेटर बनाते हैं। ये है वो ट्रायंगल, आप देख लें एक साइड पे प्रॉपर जो है क्लिनिकल एक्सपर्टीज़, आपकी क्लिनिकल स्किल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देन उसके बाद आ जाते हैं क्लिनिकल पर्सपेक्टिव्स, आपकी जो आपने रिसर्च बेस एविडेंस बेस करना है, जो आपने फर्दर एवेलुएशन के साथ और फर्दर उसको रिसर्च के साथ आपने करना है। और दूसरा और उसके बाद आ जाता है पेशेंट की जो क्लाइंट है उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसकी वैल्यूज़, उसके इंटरेस्ट और उसकी जो कंफर्ट लेवल है उसको देखना है। ये सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिस वो करनी है जो पेशेंट इस प्रैक्टिस को बनाते हैं। इसके लिए हमें क्लिनिकल स्किल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट चाहिए होती हैं। देन हमारी रिसर्च एज एविडेंस यूज़ होती है। देन क्लिनिकली पेशेंट की वैल्यूज़, पेशेंट की वेलबींग्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यूज़ क्यों करते हैं? तो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं बेड साइड पे जो हमसे सॉर्ट आउट नहीं होते, तो उसके लिए हम फर्दर रिसर्च करते हैं, फर्दर एनालिसिस करते हैं और इसमें हमारी स्किल्स भी जो हैं इम्प्रूव होती हैं। जो हमारी ऑलरेडी स्किल्स हैं या जो हमें फर्दर से लर्न करनी है स्किल्स, वो सारा कुछ हम इसी के थ्रू इम्प्रूव करते हैं। अगर आपको एनजी ट्यूब नहीं पास करनी आ रही पेशेंट की, तो इसमें पेशेंट का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपकी स्किल्स का प्रॉब्लम है। इस तरह से जो एक पेशेंट की जो रिस्पेक्ट है या पेशेंट का जो नीड है हम उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे, और ये पेशेंट की वैल्यूज़ के साथ एक तरह से बेटर नहीं है। हम वो करेंगे जो पेशेंट की बेटरमेंट के लिए है। तो अब इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। क्लाइंट ताकि बेटर सर्विसेज ले सकें, क्लाइंट को क्लिनिकली हम जज किया जा सके, क्लाइंट की जो केयर है उसको इम्प्रूव की जा सके, जो इवन उसकी लाइफ है उसको सेव किया जा सके। डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और थोड़े टाइम में हम ज़्यादा मैनेजमेंट कर सकें और जो अनएथिकल ट्रीटमेंट्स हैं उनसे बचा जा सके। हम फर्दर एक्सप्लोर करें चीज़ों को तो ट्रीटमेंट्स ले सकें पेशेंट बेटर जो है ट्रीटमेंट्स और बेटर जो क्लिनिकल स्किल्स से उनको फ़ायदा हो। सेवरल वेबसाइट्स बन रही हैं आजकल, बहुत ब्रॉड ये आता जा रहा है पोर्टल, जिसमें रिसर्च आर्टिकल्स और अपना फर्दर एडवांसमेंट और डिफरेंट जो है आगे फील्ड्स आ रही हैं जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। डिफरेंट आप सिचुएशंस में डिफरेंट जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है या डिफरेंट है, स्किन है, अदर प्रॉब्लम्स हैं, तो सारे प्रॉब्लम्स को एक जगह पे आप लोग ऑनलाइन वेबसाइट्स को फॉलो करके और उन पे साइन करके आप कर सकते हैं। देन हाउ इज़ एविडेंस बेस्ड इम्प्लीमेंट। अब इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसे होगी? प्रोफाइलिंग द रिसर्च दैट इन्फॉर्म्स प्रोफेशनल्स एंड क्लाइंट्स अबाउट व्हाट वर्क इज़ वेयर एविडेंस बेस्ड स्टार्ट। ठीक है, कहाँ पे हमारे लैक्स आ रही हैं, तो कहाँ पे हमारा प्रॉब्लम आ रहा है क्लिनिकली, हम उस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे, उस चीज़ के अबाउट फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, उस चीज़ के अबाउट अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, उस चीज़ के अबाउट आप लोग बेटर एविडेंस वो करेंगे, सर्च करेंगे, दैन उसको इम्प्लाई करेंगे पेशेंट पे। इम्प्लीमेंटेशन जब होगी पेशेंट पे तो पेशेंट की जो इम्प्रूवमेंट है, हेल्थ इम्प्रूवमेंट है, वो बेटर होगी। पेशेंट की जो प्रॉब्लम है या जो डिज़ीज़ है उसको बेटर वे से हम या ये कह लें कि एक स्किल्ड मैनेजमेंट के साथ हम प्रॉपर उसको मैनेज कर सकेंगे डिज़ीज़ को। और एक टाइम में 4 से 5 क्लाइंट या 6-7 क्लाइंट, वैसे हमारे पब्लिक सेक्टर में तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स, काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं, हमारे बेड साइड पे एक पर्सन को असाइन कर दिए जाते हैं। तो इसमें है
हैविंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट वर्क्स अलाउड प्रोफेशनल्स, ठीक है। अब प्रोफेशनल्स जो हैं वो बेड साइड पे आते हैं, क्लाइंट की साइड पे आते हैं, तो वो ट्रीटमेंट लेने में पेशेंट को हेल्पफुल हो सकते हैं, पेशेंट को काउंसल कर सकते हैं, पेशेंट की डिज़ीज़ के अबाउट उसको बता सकते हैं, पेशेंट की डिज़ीज़ के अबाउट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, पेशेंट की डिज़ीज़ के अबाउट ट्रीटमेंट्स की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, पेशेंट की डिज़ीज़ के अबाउट प्रोसीजर्स जो कुछ भी आता है उसमें वो सारा कुछ उसको बता सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तब ही दे सकते हैं, आप तब ही एम्प्लॉय कर सकते हैं जब आपको खुद से पता है। इम्प्लीमेंटेशन तब भी हो सकती है जब आप खुद इस सारे प्रोसेस से गो थ्रू हुए हैं, तभी आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप जो पेशेंट है उसको प्रोफेशनली और स्किलफुली आप अटेंड कर सकते हैं। देन अब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम किस तरह से करते हैं, इसमें हम क्या क्या करते हैं। इसमें हम पेशेंट को असेस करते हैं, असेसमेंट पेशेंट की बेड साइड पे जाते हैं, पेशेंट का नाम वगैरह पूछते हैं, डिजीज़ पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, वाइटल्स लेते हैं, देन उसके बाद उसके ब्लड सैम्पलिंग करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चनियर बना के जाते हैं और डेवलप करते हैं क्वेश्चनियर, ताकि पेशेंट हमें फर्दर अपनी डिजीज़ के अबाउट, अपने हिस्ट्री के अबाउट एक्सप्लोर कर सके। एक्वायर द एविडेंस, हमें फिर इस तरह से एक प्रूफ के तौर पे वो सारी हिस्ट्री और वो सारा डाटा मिल जाता है, पेशेंट की लैब्स वगैरह। पेशेंट के साथ जब बात करते हैं तो पता चलता है पेशेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है, सोशल प्रॉब्लम्स में है। जिस तरह का प्रॉब्लम है उस तरह का उसको जो है एवेलुएशन उसकी देखनी है, हमने उसकी डिज़ीज़ की एवेलुएशन देखनी है। ये हैं 5 स्टेप्स। हम इसमें क्या क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, क्लिनिकल जो है पेशेंट की बेड साइड पे जाके, जैसे मैंने आपको बताया, जो पेशेंट बताया जाएगा हमें, हमने अपनी वो एक जैसे वैल्यूज़ होती हैं या वैल्यूज़ की फॉर्म में, या फिर हम अपनी वर्डिंग में उसको लिखते जाएंगे जो पेशेंट ने हमें बताया सारा, ठीक है। जो चीज़ें उसकी आंसरेबल हैं हम उसको आंसर करेंगे, जो पेशेंट पूछ रहा है उसको आंसर करेंगे और ट्रैक डाउन करेंगे इस सारे आंसरिंग क्वेश्चन को। देन हम क्रिटिकली उस पर एनालिसिस करेंगे, सोचेंगे प्रॉब्लम ये था, इसके साथ इंटरलिंक ये है, इसके बैकग्राउंड में ये है, और सारी चीज़ों को इंटरलिंक करके देन उसको सोल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। उसको सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपको फर्दर नॉलेज चाहिए, जो आपको आर्टिकल से मिलेगा, जो आपको बुक्स से मिलेगा, जो आपको डिफरेंट जजमेंट से मिलेगा, या आपको नंबर ऑफ़ पेशेंट फर्दर ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए आपकी सेम टाइप के पेशेंट्स को देखने के लिए। देन आप एवेलुएट कर सकेंगे कि किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकें और किस तरह से हम इन सारी चीज़ों को पेशेंट की बेड साइड पे इम्प्रूवमेंट ला सकें, या जो आपके पास क्लिनिकल एरिया में आता है पेशेंट उसको इम्प्रूव कर सकें, उसकी हेल्थ को, वेलबींग को इम्प्रूव कर सकें। तो ये सारा इस तरह से चलता है, क्वेश्चंस को लेके, एक क्वेश्चन को, एक असेसमेंट को लेके एक साइकिल चलता है पूरा, और देन उसके बाद हम एवेलुएट करते हैं। हमारे पास कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिमेन्स होते हैं हमेशा, तो जो फर्दर क्वेश्चंस हमें मिले होते हैं सारे एक्सप्लोरेशन के दौरान, फिर हम उसके आंसर्स ढूंढने के लिए दोबारा से असेसमेंट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। देन डिफरेंट बैरियर्स आ जाते हैं प्रमोट करने के लिए, क्योंकि एक तो इन्वामेंट हमारा इस तरह का है, हमें जो है अपने स्किल्स को अप्लाई करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, अपने स्किल्स को अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो है पेशेंट की विलिंग नहीं है, पेशेंट विलिंग ही नहीं होता हमें प्रॉपर हिस्ट्री देने के लिए, हमें प्रॉपर जो है करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, जो एबिलिटी टू क्रिटिकली अप्रेज रिसर्च एवेलुएशन, जो है एबिलिटी हमारी कम है इस चीज़ के लिए कि हम रिसर्च टॉपिक्स ढूंढें, उस पर एवेलुएशन करें, उस पर फर्दर एक्सप्लोरेशन करें, जर्नल की सपोर्ट लें, या डिफरेंट स्किल्स को अप्लाई करें, या क्लिनिकल सपोर्ट हमें मिले, या हमारे पास टाइम कम होता है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, लेकिन अब इम्प्रूवमेंट आ रही है, अब जो है एडवांसमेंट आ रही है। अब मोस्टली लोग जो हैं वो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन के बाद वो बेड साइड काम कर रहे हैं, और उसके बाद से वो नहीं चाह रहे कि वो उनकी स्किल्स इम्प्रूव हो, उनकी जो वेल बीइंग है वो इम्प्रूव हो, पेशेंट की वेल बीइंग इम्प्रूव हो, उनका जो अपना नॉलेज है वो इम्प्रूव हो।
वो लेज़ी हैं इस चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को अप्लाई करने के लिए, ठीक है, ये हो सकता है। दैन चेंजिंग इन्वामेंट रेजिस्टेंस, जब आप चेंज लेके आते हैं तो आपको हॉस्पिटल साइड से, आपको आपके कोलीग्स की साइड से, आपको डिफरेंट उसमें सिचुएशंस में आपको जो है रेजिस्टेंस मिलती है। आप सारे लोग, कुछ लोग आप पे क्रिटिक करते हैं, कि कुछ लोग आपको बताते कहते हैं कि इस तरह करने से क्या हो जाएगा, हम तो इतने सालों से कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी ये चीज़ें बेड साइड पे एवेलुएट करने की कोशिश की है। बहुत सारे, मैं अगर कुछ अप्लाई करने की कोशिश भी करती थी तो कोलीग्स या जो कोई सीनियर होता था वो इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था कि आप इस चीज़ के लिए वो नहीं है, आप को कभी भी अलाउड नहीं है ये चीज़ें करना, चेंज लेके आना। एक्चुअली वो चेंज नहीं लाने देते कभी भी, क्योंकि जो चीज़ एक के लिए कंफर्टेबल है वो दूसरे के लिए कंफर्टेबल नहीं हो सकती, तो वो अपना कंफर्ट जोन कभी भी खोना नहीं चाहते। इसलिए काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है हमें हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में। लैक ऑफ कंटिन्यू एजुकेशन, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन करते हैं, करने के बाद घरों में बैठ जाते हैं या बैड साइड पे काम करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। बैड साइड पे जो उनकी स्टार्टिंग स्किल्स हैं वही रहती हैं लॉन्गर लाइफ में, जो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करती। लैक ऑफ क्लिनिकल फ्रीडम, वही बात आ जाती है क्लिनिकल फ्रीडम में आप लोगों को इतनी फ्रीडम ही नहीं है कि अगर आपको नॉलेज है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास एविडेंस है तो आप उसको अप्लाई कर सकें। आप अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो आगे से रेजिस्टेंस मिलती है। रेजिस्टेंस आपको अपने ही जो लोग हैं उनसे मिलती है, रेजिस्टेंस आपको पेशेंट की साइड से मिलती है, रेजिस्टेंस आपको पेशेंट की फैमिली की साइड से मिलती है। आप लोगों को इतना वैल्यूएबल नहीं समझा जाता, इसलिए शायद ये समझा जाता है आप जूनियर हैं, आप अप्लाई नहीं कुछ कर सकते। इवन आप सीनियर्स भी हों तब भी आप लोगों को बहुत सारे लोगों की परमिशन चाहिए होती है कोई भी चीज़ अप्लाई करने के लिए थी, प्रॉपर फ्रीडम नहीं होती है आपको, और कभी कभी परमिशन ही नहीं मिलती किसी नई चीज़ को अप्लाई करने के लिए। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है इसमें, कि कंसिस्टेंसी नहीं होती। आप लोग जो हैं एक दो दफ़ा कोई चीज़ अप्लाई करके देख ली, रिजल्ट्स बेटर आए, आपने फिर वही पुरानी प्रैक्टिस शुरू कर दी, आपने उसको दोबारा से एवेलुएट करने की कोशिश नहीं की, या एक दफ़ा जो है वो उसका नेगेटिव रिज़ल्ट आया तो आपने उसको दोबारा से अंडरस्टैंड करने की, या दोबारा से एवेलुएट करने की, दोबारा से उसको पढ़ने की या उस पर रिसर्च करने की आपने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। तो ये डिफरेंट चीज़ें थी। नेक्स्ट जो है इसमें जो स्टेप्स हैं वो रिसर्च के, उसको मैं बना दूँगी उस पर। जैसे जैसे ये बनाती जाऊँगी आप लोग इसको देखते जाएं, और आपको क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं या ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।